बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान के अंदर से भी। लोग कभी मायूस हो जाते हैं, कभी फिर उम्मीद पकड़ लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ में इमरान खान के नाम के ऊपर लोग कोई ना कोई उम्मीद बांध के बाहर निकल के आ जाते हैं, सड़कों पर भी आ जाते हैं, जलसे जुलूस में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या इससे इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है? तो साफ बात यह है कि जब तक के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव ना पड़े कि उन्हें इमरान खान को छोड़ना पड़ जाए, तब तक वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा शदीद दबाव डालना पड़ेगा। अब वो दबाव कैसे डाला जा सकता है? देखिए, उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो जो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन अपना काम करे, हुकूमत की एक एक गलती की निशानदेही करे, एक एक चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एक एक चीज पे अवाम के साथ खड़ी हो। चाहे वो पेट्रोल का मामला है, चाहे बिजली का मामला है, चाहे गैस का मामला है, चाहे महंगाई का मामला है। अभी ये जो 11% जब महंगाई बढ़ गई है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लोगों के साथ फिर क्या हुआ है। और लगातार पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन भी चीज पहले से सस्ती हो गई हो। जो चीज भी यहां पे एक मरतबा महंगी होती है, उसके सस्ता होने के इम्कानात कोई नहीं होते। आज तमाम चीजें लोग जो खरीद रहे हैं, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से कम 50% से लेकर 100% तक महंगी खरीद रहे हैं। यानी इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। बिजली की कीमत में लगभग 3 से 4 गुना इजाफा हो गया है। इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी बिजली की कीमत 3 गुना है। वहां पे 3 गुना सस्ती है। मुझे आप ये बताएं ना कि वहां पे जो ताजर कोई चीज बनाता है या सनतकार वहां पे कोई चीज बनाता है और वहां के ताजर उसे आलमी मंडी में ले जाकर बेचते हैं, तो उनको जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारे से 3 गुना कम पड़ती है, तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप फर्ज करें ना कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई और वही प्रोडक्ट बांग्लादेश ने बनाई और वही इंडिया ने बनाई। अब इंडिया की फैक्ट्री में बिजली का यूनिट जो है वो पाकिस्तान से 3 गुना सस्ता है, बांग्लादेश में भी 3 गुना सस्ता है। तो हमें वो चीज महंगी पड़ेगी और इंडिया और बांग्लादेश में सस्ती पड़ेगी। अब उनका ताजिर जब बेचने जाएगा, तो हम हैं तो एक ही खित्ते में, तो उनकी चीज जितने की भी बिकेगी वो उनको मारा खा जाएगी। हम उनके साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे, हमारा उतना मुनाफा ही नहीं होगा। और अगर वो फर्ज करें हम एक चीज 100 रुपए की बना रहे हैं, वो उस चीज को 70 रुपए की बना रहे हैं। हम 110 रुपए की बेचकर 10 रुपए कमाते हैं, वो 110 रुपए की बेच के 40 रुपए कमाते हैं। और अगर वो 100 की बेचना शुरू हो जाए, तो हमें तो बगैर मुनाफे के बेचना पड़ जाएगी, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है और ये लगातार प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो इन इश्यूज के ऊपर अपोजिशन बात करती नहीं है। अपोजिशन ने अपोजिशन होने का रोल प्ले ही नहीं किया। ये किसी तबके के साथ खड़े नहीं हुए, ना किसानों के साथ खड़े हुए, ना मजदूरों के साथ खड़े हुए, ना स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए। ये किसी के साथ खड़े नहीं हुए। फॉरेन पॉलिसी के इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, किसी बात के ऊपर भी इन्होंने अपोजिशन नहीं की। तो ये एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल ही नहीं सके, ना सड़कों के ऊपर डाल सके, ना ऐवानों के अंदर डाल सके, ना मीडिया के ऊपर डाल सके। सोशल मीडिया जो दबाव डालता है उसके भी खिलाफ हो जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया से खुद ही लड़ती रहती है, किसी और ने क्या लड़ना है। अब इस वक्त देखें ना, सूरत हाल ये है और अपोजिशन को कोई होश ही नहीं है। 125 रुपए से लेकर 150 रुपए तक डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप सिर्फ टैक्सेस दे रहे हैं 1 लीटर पे। इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपए का लीटर जो है वो पेट्रोल था, आज उसके ऊपर खाली टैक्स ही 150 रुपए है। यानी जितने का इमरान खान पेट्रोल दे रहा था, उतना तो ये सिर्फ पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। सादी सी बात है। तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। अब इस चीज को लेकर के अपोजिशन को इन्हें नाको चने चबवाने चाहिए। इन्हें चाहिए सड़कों पे आए, लोगों को बताएं, हर तरफ ये बात करें कि जनाब जितने का हम पेट्रोल दे रहे थे, उतना तो ये सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत तो इसके अलावा है। तो इसके ऊपर जो है ना, वो अपोजिशन काम करती होती है, बात करती होती है। लेकिन मौजूदा अपोजिशन जो है वो ऐसा लगता है कि बगैर दांतों के है, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये डरे हुए हैं। देखिए, अपोजिशन करने से, सच बोलने से, हकायक सामने लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और वो तो आपको करना चाहिए। ये तो हर अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो काम भी ये नहीं कर रहे। तो अब देखते हैं कि कह रहे हैं तहरीक चलानी है, तो क्या इस तहरीक से जो आप चलाना चाह रहे हैं, क्या ये इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सकते हैं? ये एक्चुअली हमेशा प्रेशर को मैनेज करते हैं। जब भी कारकुनों का प्रेशर आता है, अवाम का प्रेशर आता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही, मीडिया का प्रेशर आता है। आज जो हुकूमत के हमायती मीडिया वाले हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अपोजिशन अपना काम तो करे, हुकूमत पे दबाव डाले, ताकि वो गलत काम करने से बाज रहे। अब सादगी का लेक्चर दे देते हैं कौम को, खुद महंगाई में इजाफा करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने अल्ले तलल्ले मौजूदा हुकूमत नहीं छोड़ रही। लगातार ये इश्तिहारबाजी कर रहे हैं। अभी ये जो PSL का फाइनल होने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा कंसर्ट करेंगे, म्यूजिकल कंसर्ट। बहुत सारे फनकारों को उसमें बुला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें बुला रहे हैं। चले, अच्छा है, कौम को इवेंट मिलने चाहिए, और इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं तमाम मैचेस के अंदर लोगों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन मसला असल में वही है कि लोग जब मैचेस देखने आते हैं, जहां पे इकट्ठे होते हैं, वो इमरान खान के नारे लगाते हैं। और अब ईरान की और
इसराइल की और अमेरिका की जंग लगी हुई है, तो लोगों के वो जज्बात भी भड़के हुए थे, तो इनको ये वारा ही नहीं खाता था। लिहाजा इन्होंने पब्लिक के बगैर पूरा का पूरा पीएसएल करवा दिया और अब इन्होंने सख्त तरीन सिक्योरिटी के अंदर अपने पासेस जारी करके बहुत बड़ी तादाद में अपने एमएनए एमपीएस और अपने ओहदेदारान को कह रहे हैं कि अपने बंदे लेकर आने हैं, जितनी बड़ी तादाद में अपने बंदे ला सकते हैं अपने बंदे लेकर आने। अब ये अपने बंदे लेकर जा रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर कोशिश कर रहे हैं स्टेडियम को भरें और पासेस के जरिए से भरें, और कुछ लोग टिकट लेके भी आएंगे बेचारे, और वहां पे पुलिस की बहुत भारी नफरी तैनात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है किसी किस्म की कोई सियासी आवाज ना उठे, किसी किस्म की कोई मजहबी आवाज ना उठे, खास तौर पे आप फलस्तीन के बारे में बात ना करें, आप इसराइल के खिलाफ बात ना करें, खास तौर पे आप इमरान खान का तो बिल्कुल ही कोई नारा लगाया ही ना। तो अब ये इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। नाजरीन, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अभी देखें ना, ये कहते हैं कौम को कफायत शारी। अभी आप देखेंगे ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देंगे इस बात की तशहीर के ऊपर कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की पिछले साल इन दिनों में लड़ाई हुई थी, और आप ये देखेंगे कि मिली नगमे, बैनर, पोस्टर्स, ये बहुत सारा कुछ ऐसा करेंगे जो गैर जरूरी है। क्योंकि देखें, मैं इसलिए गैर जरूरी कह रहा हूं कि कश्मीर अभी तक आजाद नहीं हुआ। वादा जो है पाकिस्तान की फौज का पाकिस्तानियों के साथ यह है कि वो कश्मीर को आजाद करवा कर देंगे। 70 साल में उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो अब सिर्फ इंडिया के जहाज गिरे हैं और उन्होंने पाकिस्तान में नुकसान किया, पाकिस्तान ने उनके जहाज गिरा दिए। उन्होंने यहां बहुत सारे लोग शहीद कर दिए थे, हमारे एयरपोर्टों पर उन्होंने मारा, उन्होंने मिसाइल मारे। मामला यह है कि हमने उनके जहाज गिरा दिए, बहुत अच्छी बात है, हम उससे बड़े खुश हैं, लेकिन अब आप कौम का करोड़ों अरबों रुपया इस पे जाया तो ना करें इस बात पे कि जनाब हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, अपना पानी छुड़वा लें इंडिया से, फिर सेलिब्रेट कर लेते हैं। कश्मीर को आजाद करवा लें, मैं एक हफ्ता जश्न मनाऊंगा, बल्कि एक महीना जश्न मनाऊंगा। कश्मीर को आजाद करवा लेना जो वादा किया हुआ है, और हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे। तो वो पानी बंद करके बैठा हुआ है और अब तक उनका सांस ही बंद नहीं किया। तो यहां पे अब जनाब एक और जश्न आपको देखने को मिलेगा जिसपे कौम का पैसा जो है वो बहुत ज्यादा लगाए जाने की तवक्कुआत है, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं। नाजरीन, एक खबर मैं जाते जाते आपके साथ शेयर करूंगा, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। 100 दिन हो गए हैं ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को गिरफ्तार हुए, 100 दिन हो गए, उनका केस ही नहीं लग रहा। ये दोनों वकील हैं और इंसानी हुकूक के लिए काम करते रहे। इन्होंने हमेशा गरीब आदमी के, कमजोर आदमी के केसेस मुफ्त में लड़े हैं। इन्होंने पैसा नहीं बनाया, इन्होंने इंसानी हकूक के लिए, इंसानियत की खातिर, अल्लाह की रजा के लिए ये लोग काम करते रहे। बड़ा जोर लगाया इन्होंने, हर पिसे हुए तबके के लिए ये खड़े हुए, ईमान मजारी और हादी अली चट्टा। सलाम है दोनों मियां बीवी को, और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में ले जाके बंद कर दिया, और एक ट्वीट के ऊपर इनको 17-17 साल की सजा सुना दी। इधर जज का बेटा दिन दहाड़े 2 बच्चियों को कुचल के कत्ल कर देता है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी भी इलीगल है, और वो 2 दिन में घर चला जाता है। इनका 100 दिन हो गए, केस ही नहीं लग रहा, और अदालत भी वही है जहां उस जज का बेटा था, यानी उस लड़के का बाप जिस अदालत के अंदर जज है वही अदालत है। आप अंदाजा करें, यह है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ, और ये इंसाफ के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ठोकरें खाते थे। इनका अपना तो कोई मामला नहीं था, ये तो गरीब और पिसे हुए तबकात के लिए, जबरी तौर पर लापता अफराद के लिए, बहुत गरीब और पिसे हुए लोग, वो बेचारे जिनका कोई बात ही सुनने वाला नहीं है, उनके केसेस लड़ते थे ये। और आज इनके साथ जो है वो वकला खड़े, इसके बावजूद इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। आप अंदाजा करें कि जो खुद वकील है उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, और वकील भी वो जो इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, जिनके लिए इंटरनेशनली आवाज उठी है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान में आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा जब आप ये हरकतें करते हैं ना। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एवेन्यू पे नंबर 1 बिल्डिंग है, वो पता चले वो बिल्डिंग ही गैर कानूनी है। वो बिल्डिंग बन रही थी, किसी ने नहीं रोका, वो बिल्डिंग बन गई, किसी ने नहीं रोका, वो बिल्डिंग बिक गई, किसी ने नहीं रोका, वो बिल्डिंग बिक के जनाब लोग उसके अंदर शिफ्ट हो गए, किसी ने नहीं रोका। एंड में आगे याद है जनाब ये तो बिल्डिंग गिरानी थी, पहुंचो जी सारे, अब खाली करवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि गैर कानूनी काम है ना, रोको उसको, लेकिन ये गैर कानूनी काम करवाया किसने, कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं? इसके अंदर जब पहली ईंट रखी जा रही थी, जब इसको बनाया जा रहा था, वो जो अफसरान है सीडीए के, वो तमाम लोगों को लटकाए ना लाके, इनको उल्टा लटकाएं, इनकी जेबों से पैसा निकलवाएं जो इन्होंने रिश्वतों में खाया। लेकर आओ उस ठेकेदार को पकड़ के जो बेचकर भाग गया, वो सारे माफिया को पकड़ो जो इसके लिए जिम्मेदार है। वो बेचारे लोगों ने जिन्होंने खरीदा हुआ है, उनका क्या कसूर है? वो तो खरीद रहे थे इसलिए कि इसकी इजाजत थी, तब आपने यहां पे नोटिस लगाया ही नहीं कि जनाब ये नहीं खरीदना वरना आपके पैसे जाया हो जाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उसकी बिल्डिंग नंबर 1 ही गैर कानूनी होगी, उस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा? आप अंदाजा करें ना, इन्होंने पैसा लगवा दिया, सारा कुछ कर दिया, लोगों ने ले लिया, एंड में आके इन्होंने कहा जी नहीं, खत्म, जाया, फारग, घर जाओ।
अब ये जो इन्होंने किया है, इसके बाद कौन पागल है जो आएगा पाकिस्तान में पैसा लेके कि यार ये तो पागल है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्डिंग बनके तैयार होकर बिक भी गई, अब जाके ये कह रहे वो जस्टिस इजाजुल एहसन का, तो पकड़ो उसको, गिरफ्तार करो उसको, अंदर डालो, पूछो उससे। वो जस्टिस साकिब निसार का कह रहे हैं तो पकड़ो ना, गिरफ्तार करो, सवाल पूछो। ये लोगों को कहानियां ना सुनाएं आप, इंसाफ करना है तो इंसाफ करें, ये पिक एंड चूज ना करें। इसी इस्लामाबाद में गरीबों के घर गिरे, पूछने वाला कोई नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। गरीबों के घर इन्होंने मसमार कर दिए और लाइन से गिरा दिए, एक एक दिन में 10-10, 20-20, 50-50 घर इन्होंने गिराए, लोगों को बेघर कर दिया, उनको दूसरे घर ही नहीं दिए, मुतबादल जगह ही नहीं दी इन्होंने। फौज पे कब्जा नामंजूर, और अब इमरान खान साहब ने जो बातें की उनमें दो ट्रेंड और चल रहे हैं कि जहनी मरीज नामंजूर, और एक चल रहा है कि आज़ादी हासिल करेंगे या मौत। अब ये ट्रेंड लगातार पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की यूथ और नौजवानों के अंदर जो जज्बात हैं उन्हें जाहिर करते हैं। क्योंकि देखें, जो 27वीं आईनी तरमीम है उसको जोड़ा जा रहा है मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के बढ़ते हुए इख्तियारात के साथ, और ये बात मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे और लोग कर रहे हैं। कुछ टाउट्स हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल और शकील किस्म की उर्दू में कुछ ऐसे ट्वीट लिखे। अब इन लोगों को मैं जानता हूं, इन लोगों के साथ काम करता रहा हूं, तो इनकी उर्दू में इतनी जान नहीं है कि ये वैसा लिख सकते, बल्कि जैसे ट्वीट्स इन्होंने लिखे ऐसे ट्वीट्स तो तारिक मतीन भाई और आफ्ताब इकबाल भाई भी नहीं लिख सकते। हालांकि वो दोनों बड़ी जबरदस्त उर्दू दान, मैं उन्हें कहता हूं दोनों को, वो बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, उर्दू को बड़ा अच्छा जानते हैं। वो भी इस तरह की ट्वीट नहीं लिखते जिस तरह की ट्वीट्स इन टाउट्स को लिखकर दी गई। इसका मतलब यह है कि सिस्टम में कोई एक आदमी ऐसा भी आ गया है जिसको अच्छी उर्दू लिखनी आती है और जो रजिस्टर करना चाहता है कि उसके लिखे हुए ट्वीट्स हैं, तो साहब बहादुर जब देखें तो उन्हें पता चल जाए कि जनाब ये हमारे आदमी ने लिखे थे। वो अलग से नजर आते हैं और टाउट्स भी जनाब उनको पकड़ के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बताया ये जा रहा है कि जनाब फौज के स्ट्रक्चर के अंदर कोई तब्दीली हो रही है, तो उसके लिए तो किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। फौज की जो ऑपरेशनल सलाहियतें हैं उनके अंदर कुछ अगर उनको दिक्कत है तो वो इंटरनली मैनेज कर सकते हैं। फौज के अंदर पूरा एक मैकेनिज्म है, वो उसको जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मामला आईन में तरमीम का है। आईन में तरमीम करके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उन्हें ज्यादा इख्तियारात देने की कोशिश की जा रही है। अब इसका रीजन क्या है? शहजाद अकबर साहब इस पे बात करते हैं। इस्लामाबाद में कोई दोस्त हैं, वो खबरें देते हैं, बात नहीं करते। यानी जितने जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, उनसे आप बात करें तो वो खबरें दे देते हैं, बात नहीं करते। और वो ये कहते हैं जी कि अगर हमने बात की तो हम फंस जाएंगे। वहां इस्लामाबाद में बैठ के बात करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो पिक्चर पूरी बन रही है वो ये है कि आसिम मुनीर साहब के अंदर एक खौफ है, एक परेशानी है कि मेरा बनेगा क्या। क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में हो गया है ना, जितनी दफा कत्लेआम हो गया, जितना पाकिस्तान में जुल्म हो गया, मजहबी सियासी जमातों के बंदे मार दिए, पीटीआई के बंदे मार दिए, हर एक जगह के ऊपर जुल्म बर्बरियत, जो बलूचिस्तान में खवातीन के साथ किया, जो कबायली इलाकों में नौजवानों और बच्चों के साथ किया, ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, एक आर्मी चीफ के ऊपर इसका बोझ तो होगा, ये ऑब्वियस है। वो इसको ठीक समझ के भी कर रहा हो तो उसके ऊपर ये बोझ तो रहेगा। तो अपने आप को महफूज रखने की एक जो जबिलत है इंसान के अंदर, वो तो होती है। इससे पहले वो फील्ड मार्शल बने ताकि ताहयात वो एक मिलिट्री ऑफिसर रहें, उनकी रिटायरमेंट कभी ना हो। क्योंकि जब तक वो इस ओहदे पे रहेंगे, वो सिविलियन कोर्ट्स में जाने की बजाय वो ये मामला उठाएंगे, जी मुझे लेकर जाओ फौजी अदालतों में, तो वहां उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो अब एक नया ओहदा जो है वो भी क्रिएट किया जा रहा है मुबैना तौर पे, और उसके बारे में दावा यह है कि आसिम मुनीर साहब को लामहदूद इख्तियारात दिए जाएंगे फौज को कंट्रोल करने के लिए, और जो सिविलियन के पास फौज का कंट्रोल है मुबैना तौर पे वो भी कम हो जाएगा। अब आप एक नया सिनेरियो देखिए कि ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम ममालिक के पास फौज होती है, यानी दुनिया का जो हर मुल्क है उसके अंदर एक फौज होती है ना, जो उस मुल्क के मुताबिक काम करती है। दुनिया के हर मुल्क के बाद अमेरिका, यूरोप के सारे मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, सबके पास एक एक फौज है। लेकिन पाकिस्तान इस तरमीम के बाद जो पिक्चर खींची जा रही है, अगर वो हो जाता है तो एक ऐसा मुल्क बन सकता है जहां पे एक फौज के पास एक मुल्क होगा। मुल्क के पास फौज नहीं होगी, फौज के पास एक मुल्क होगा कि जनाब ये मुल्क हमारे पास है, अब हम फैसला करेंगे इसे कैसे चलाना है। देखिए ना, कल वो क्या बता रहे थे कि जनाब सोने के ज़खायर का पता चला है तो आर्मी चीफ को जाके बता दिया गया। क्यों जी? उनका ताल्लुक क्या है सोने के ज़खायर से? उन्हें आर्मी चीफ लगाया हुआ भाई, उन्होंने जाके हिफाजत करनी है दुनिया में पाकिस्तान की। उन्होंने मादनियात नहीं खोदनी, ना ये उनका काम है, ना उनसे ये होगा, ना इसके लिए वो ट्रेंड है, ना इसकी उनके पास तालीम है। बहरहाल ये अब तरमीम जो है वो मुतनाज़ होती जा रही है, बंदे लॉन्च हो रहे हैं तरमीम के लिए। फैसल वाडा लॉन्च हो चुके हैं, MKM लॉन्च हो चुकी है,
कुछ और तोहफे जो है वो लॉन्च हो गए, कुछ अभी मजीद निकाले जाएंगे, उनको धूप लगवाई जाएगी। जो लोग बिल्कुल पसे पर्दा चले जाते हैं उन्हें निकाल के अपने अपने असासों को लाया जा रहा है कि निकलो भाई, निकल के बताओ कि आईनी तरमीम तो हर हाल में पास करनी है, इसके अलावा तो हल कोई नहीं है। आमिर इलियास राणा साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये पीएमएलएन के बहुत करीब है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के तकरीबन तमाम दौरों में ये उनके साथ रहे हमेशा, और नून लीग की क्योंकि बीट करते हैं तो उन्हें काफी नून लीग के हवाले से आइडिया रहता है। तो उन्होंने भी पोल खोल दिया। वो DGISPR आकर कहते हैं जी हमारा तो सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है, कोई ताल्लुक हमारा सियासत के साथ नहीं है। तो आमिर इलियास राणा साहब जो हुकूमत को कवर करते हैं उन्होंने आके पोल खोल दिए। उन्होंने बताया जी कि आजाद कश्मीर में अदम एतमाद क्यों नहीं हो रही। देखिए, आजाद कश्मीर में याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी अपने नंबर पूरे कर चुकी है, और ये खबर आपको मैं 10 दिन पहले दे चुका हूं कि पीपल्स पार्टी के आजाद कश्मीर में नंबर पूरे नहीं है, पूरे से ज्यादा है। वो बड़े आराम से तहरीक अदम एतमाद ला के और 24-48 घंटों में जितना टाइम वो लेना चाहें वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। और जो वहां वजीर आजम है वो ऑप्शन भी सोच रहा था इस्तीफा देने की, लेकिन आमिर इलियास राणा साहब ने ये बात की, मोहसिन बेग ने भी ये बात की, जो मौजूदा आर्मी चीफ के ताल्लुक वाले पुराने, जब ये आर्मी चीफ बने तो उनकी और इनकी एक हंसते हुए तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। फौज कहती है हमारा सियासत में किरदार नहीं है। ये बता रहे हैं कि अगलों ने रोक दी है तहरीक अदम एतमाद आजाद कश्मीर में कि पहले 27वीं तरमीम करो फिर अगली चीजें मिलेंगी, कुछ लो और कुछ दो होना है। 27वीं तरमीम दो, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर लो, यही सौदेबाजी है जनाब। ये सौदेबाजी जो है वो आमिर इलियास राणा साहब ने बताई, तो चीजें ऐसे एक एक करके जो है वो खुल जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग नाजरीन और बड़ी खबर है, और ये अमेरिका से मैं इसलिए बीच में सुना रहा हूं कि पाकिस्तान के निजाम को आप देखें, पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, और अमेरिका को हम क्यों कहते हैं सुपर पावर है, बहुत ताकतवर है। देखें, पाकिस्तान की फौज अमरीकी फौज के सामने बहुत कमजोर है। पाकिस्तानी फौज के हथियार अमरीकी फौज के हथियारों के सामने बहुत कमजोर है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भी हो तो उसकी अहमियत अमरीकी फौज के सामने क्या होती है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और जिस तरह पाकिस्तानी फौज अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों को हमेशा मानती है और उसके ऊपर चलती है, ये भी हम सारे जानते हैं। जो वो कहते हैं कि ये मुजाहिद हैं तो हम कहते हैं मुजाहिद हैं, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं तो हम कहते हैं दहशतगर्द हैं, वो कहते हैं कि इसको मारो हम उसको मारते हैं। वो जो हुक्म देते हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, हम उसके मुताबिक चलते हैं। देखिए ना, इंडिया ने पाकिस्तान पे कितने हमले किए अभी हाल ही में, कितने दिन तक वो कभी मिसाइल मारता था, कभी ड्रोन मारता था, कभी क्या करता था। जैसे ही अमरीकी हुक्म आया पाकिस्तान ने जंगबंदी कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे ही इंडिया पे अटैक किया अमरीकी हुक्म आ गया, पाकिस्तान रुक गया। हमें भी चाहिए था ना 2-4 दिन फेंटी लगाते जिस तरह वो कर रहे थे, लेकिन हमारी फौज जो है वो अमेरिका का हुक्म फौरन से पहले मान लेती है। अब अमेरिका का जो एक सबसे बड़ा हब है न्यूयॉर्क, वहां पर जहरान ममदानी, ये